बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, लगभग 48 घंटे के बाद या इससे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान इस्लामाबाद में होंगे। उसके लिए कुछ तफसीलात आ गई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें खुफिया रखा गया है और सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम इस्लामाबाद में किए जा रहे हैं। ये इस्लामाबाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसराइल ये जंगबंदी नहीं चाहता। उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो इसराइल ने की हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लबनान के ऊपर शदीद तरीन बमबारी की गई है। इससे पहले कभी भी लबनान पे ऐसी बमबारी नहीं हुई इसराइल की जानिब से जैसी बमबारी विटनेस की गई कल के दिन में। यानी जो कुछ वहाँ पे हुआ, पूरा यूरोप जो है वो इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी हैरत हो रही थी कि जो मुसलमान ममालिक या दुनिया के वो ममालिक जो अमरीकी अड्डों पे ईरान के अटैक पे आवाज़ उठाते थे, पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर करारदाद भी आ गई कि अरब ममालिक में इक्का दुक्का शहादतें हुई हैं वहाँ पे, लेकिन जब अमरीकी अड्डों पे अटैक किया ईरान ने तो पूरी दुनिया में रोला पड़ गया था। लेकिन उतना रोला उस वक्त नहीं पड़ा जब लबनान के अंदर इसराइल ने शदीद तरीन बमबारी कर दी। तो गरीब का दोस्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में इन हालात में मईशत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अरब ममालिक की मईशत बहुत तगड़ी है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे वसाइल हैं। तो वहाँ पे अमरीकी अड्डे के ऊपर भी ईरान अटैक करता था तो मजम्मत होती थी और उसके ऊपर जो है वो सब खड़े होते थे, बल्कि मीडिया को कहा जाता था कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल जिस तरह की बमबारी कर रहा है, उस लेवल की आवाज़ तो देखिए सब उठा रहे हैं, लेकिन उस लेवल की आवाज़ नहीं उठाई जा रही। हाँ, यूरोप ने बड़ा शानदार तरीके से इसको उठाया, इस मामले को। स्पेन ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई है, फ्रांस ने, इटली ने, यूके ने इस पर आवाज़ उठाई है, ऑस्ट्रेलिया ने इस पर आवाज़ उठाई है और वो फौरी तौर पे इसराइल को मजबूर करना चाहते हैं कि जंगबंदी हो। स्पेन ने तो यहां तक खबर आई है उनकी जानिब से कि वो तेहरान में अपनी एम्बेसी खोलने का ऐलान कर रहे हैं ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाएं जंगबंदी के बाद। अब इसराइल के पास, मैं आपको बता रहा था कि वक्त बहुत कम है, उनके पास 1.5-2 दिन बाकी है। इसके बीच में उन्होंने कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश करनी है, मुझे ऐसा लगता है, और शरारत वो लगातार कर भी रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ये किस नौयत की शरारत है। ये एक इसराइली वेबसाइट है, इन्होंने खबर जारी की है कि गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि नेतन्याहू ने मजीद क्या कहा कि अमेरिका ने इस बात का अहद किया है कि ईरान की जो यूरेनियम है उसको या तो मुज़ाकरात के जरिए या फिर दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई के जरिए खत्म किया जाएगा। तो इजलास में मौजूद हुकाम का कहना था कि जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद इसराइल की जानिब से दोबारा फौजी कार्रवाई का कभी इम्कान है। अब ये नेतन्याहू है, उनकी एक सिक्योरिटी की मीटिंग है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल खाएंगे या किसी नतीजे पे ये पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये बैठ जाएंगे और कोई शरारत नहीं होगी तो मुझे उम्मीद है कम से कम जंग से तो दुनिया बच जाएगी, जो होना भी चाहिए। तो इस्लामाबाद पे सबकी नजरें, सब ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद से नतीजा क्या निकलता है। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल की बमबारी हालात खराब कर रही है। इस पे जो एक स्टेटमेंट है ईरानी सदर का, वो बहुत अहम है। ईरान के हाथ ट्रिगर पर रहेंगे। ट्रिगर कहते हैं बंदूक का जहां से फायर की जाती है, वो ट्रिगर कहते हैं उसको। तो ईरान के हाथ भी ट्रिगर पर रहेंगे। ईरानी सदर का इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरानी सदर ने लबनान में इसराइल के हमलों को जंगबंदी के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि यह मुमकिना मुआहदे के अज़म की कमी का खतरनाक इशारा है। ईरानी सदर ने उस वक्त यह बयान दिया जब इसराइली फौज ने कहा कि इसने लबनान पर 100 से जायद फिजाई हमले किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल जहां भी जरूरी हुआ हमले जारी रखेगा। यह अभी नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आया हुआ है। अब उन्होंने यह कहा, ईरानी सदर ने, कि हमलों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा और खबरदार किया कि ईरान के हाथ ट्रिगर के ऊपर रहेंगे। तो लबनान एक ऐसी कड़ी है जहां पे इसराइली बमबारी हालात को खराब कर सकती है। इस बात को सारी दुनिया जानती है, इस बात को ईरानी भी जानते हैं, इसराइली भी जानते हैं, अमेरिकन को भी इस बात का इदराक है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो शुक्रिया वाला ट्वीट किया, जो खुशी वाला ट्वीट किया था, उस ट्वीट के अंदर बाकायदा लबनान का लफ्ज बोला था। देखें, जो पहला ट्वीट था उस ट्वीट में कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ डेडलाइन में तौसी की दरखास्त थी। जो दूसरा ट्वीट है, और पहले ट्वीट के ऊपर ही ट्रंप ने जवाब दिया था, दूसरे ट्वीट को सबने देखा जरूर लेकिन किसी ने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। और ईरान उसी ट्वीट को लेकर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया था कि लबनान बीच में शामिल है
तो फिर लबनान के मामले के ऊपर अमेरिका यू टर्न कैसे ले सकता है? यह है जनाब सवाल जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है। बहरहाल नेतन्याहू का अपना एक स्टेटमेंट है, इसमें कालीबाफ जो स्पीकर हैं जिन्हें मुज़ाकरात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आदमी समझा जाता है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि नंबर एक, ईरान के इत्तेहादी होने के नाते लबनान में मुज़ाहमती ब्लॉक के तमाम फरीक जंगबंदी का लाज़िम मलज़ूम हिस्सा है। यह 10 नकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता उन्होंने कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी सतह पर और वाज़ेह तौर पर लबनान के मसले पर जोर दिया है, अब इससे इनकार करने या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वादे कीमत चुकानी पड़ेगी और उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस आग को फौरी तौर पे बुझाएं। जबकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम हर जगह पीछे जाएंगे हिजबुल्लाह के और पूरी ताकत के साथ उसको कुचलेंगे। अब इस तरह तो फिर जंगबंदी नहीं होती है। अमेरिका को हर हाल में इसराइल को रोकना पड़ेगा। और इसराइल की आप हरकतें चेक करें, ये जनाब इसराइल के वजीर आजम का स्टेटमेंट है, नेतन्याहू का। ये स्टेटमेंट आप देखें, आपको यहां से आइडिया हो जाएगा। पाकिस्तान काबिल एतमाद नहीं है। इसराइल के अंदर जंगबंदी और इस्लामाबाद के किरदार पर जनाब बहस शुरू हो गई है। और इसमें इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात के बावजूद इनका मुल्क हिजबुल्लाह के खिलाफ जहां भी जरूरी हुआ कार्रवाइयां करेगा। इसराइल पहले ही मौके इख्तियार कर चुका है कि जंगबंदी लबनान पर लागू नहीं होती। ताहम ईरान का कहना है कि लबनान पर इसराइली हमलों का तसलसल, ये बीबीसी से मैं आपको बता रहा हूं खबर। उन्होंने कहा जनाब हमारा पैगाम बड़ा वाज़ेह है। इसराइल ने कहा कि जो कोई भी इसराइली शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। फिर पाकिस्तान के हवाले से जब यह कहा जाता है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी में लबनान पर लागू होने का बयान दिया था, तब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसे गलत फहमी से तशबीह दिया। नेतन्याहू के बयान अलग हैं और पाकिस्तान को जनाब कहा जा रहा है, ये इसराइली ये कहेंगे कि पाकिस्तान काबिल एतमाद नहीं है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। यानी इसराइलियों का अपनी पूरी दुनिया में क्या एतमाद है? सारी दुनिया जानती है वादा खिलाफ है, सारी दुनिया जानती है कि ये अग्रेशन करते हैं, सारी दुनिया जानती है जो इंसानी हकूक की पामालियां इन्होंने की है। तो अब ये तो पाकिस्तान को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। सारी दुनिया बोले, कोई भी बोले हमारे खिलाफ या हमारे बारे में बात करे, इसराइल तो बात ना करे ना, उनका तो बनता ही नहीं है। वो एतमाद की, एतबार की, इन चीजों की या इखलाकियात की या ह्यूमन राइट्स की बात वो इसराइल नहीं कर सकता, बाकी दुनिया कर सकती है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये तो नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान का अपना एक रोल है, पाकिस्तान प्ले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, ये इन्होंने कसम खाई है कि इन्होंने कंट्रोवर्सीज में ही रहना है। एक गलती हो गई है, उससे इनको आगे बढ़ना चाहिए था। अब ये बार बार उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करके अपने आप को मजीद शर्मिंदा करवा रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट वाला जो ट्वीट है शहबाज शरीफ का, उस पर एक वजाहत आई है। अब हुकूमती मौक़िफ़ है, पढ़ के सुनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की ट्वीट पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सरकारी तर्जुमान वज़ीर आज़म का ट्विटर हैंडल उनकी टीम देखती है, जिसे मुख्तलिफ मौके पर अलग अलग ड्राफ्ट मिलते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ये कह रहे हैं जनाब, जिस टीम ने यह ट्वीट किया उसे एहसास हो गया तो गलती की फौरन तस्हीह कर दी गई। मामूल के मुताबिक ऐसा ही होता है। वज़ीर आज़म के इसी ट्वीट के बाद ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने मुस्बत पैगाम भेजा और जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, चीन और खलीजी ममालिक ने भी तारीफ की। बिल्कुल की है, सबने तारीफ की है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है अमन के लिए और पाकिस्तान के पास दूसरा रास्ता कोई नहीं था। पाकिस्तान पर दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को भी शाबाश के उन्होंने भी साथ में अपना दबाव डालकर रखा। बैरूनी दबाव के मुकाबले में पाकिस्तानी आवाम ने अपना दबाव डालकर रखा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान किसी तनाज़े का हिस्सा बनने के बजाय उसके हल के लिए एक मुस्बत सिमत में पाकिस्तान आगे बढ़ा, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। आप ये दावा कर रहे हैं कि जनाब ये तो हमारा अपना ट्वीट था, तो हम ही ने किया था। तो जब आप दावा करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से जवाब आएगा। ये जनाब न्यूयॉर्क टाइम की खबर है। न्यूयॉर्क टाइम की खबर क्या कह रही है, अब जाके केस कर दें न्यूयॉर्क टाइम पे। इसके हवाले पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत देती भी रही है माजी में, और अब अमेरिकी मीडिया के ऊपर यह खबर चल रही है। खबर यह है कि व्हाइट हाउस जानता था पहले से ही पाकिस्तान के वजीर आजम की जानिब से सीज फायर वाले पोस्ट के बारे में, इससे पहले कि उसे पोस्ट किया जाता। अब इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, ऑलरेडी सीन एंड साइंड ऑफ ऑन द स्टेटमेंट बिफोर मिस्टर शरीफ पोस्टेड इट। इससे पहले कि शहबाज शरीफ इस ट्वीट को पोस्ट करते, उससे पहले इसको ना सिर्फ पढ़ा गया बल्कि इसकी अप्रूवल दी गई। यहां तक तो चले अमेरिकी मीडिया पहुंच गया। वो ये कह रहे हैं कि जनाब अप्रूवल अमेरिका से आई है शहबाज शरीफ की ट्वीट की, और उसके बाद फिर ये ट्वीट किया गया है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपस में मुल्क ऑफ द रिकॉर्ड बात करते रहते हैं।
चीजें चलती रहती हैं। लेकिन बिना वजह किसी चीज को कॉपी पेस्ट कर देना बगैर पढ़े, ये नालायकी है, ये नहीं होनी चाहिए थी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट से नहीं होनी चाहिए थी। तो जितना ज्यादा हुकूमत इसके अंदर जा रही है, हुकूमत के लिए शर्मिंदगी हो रही है। और कल को डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते नहीं है, उसने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इतनी बदतमीजी कर दी, तो डोनाल्ड ट्रंप किसी पे भी उठ के कह देगा कि शहबाज शरीफ को तो ट्वीट भी हमने भिजवाया था करने के लिए, हम अमन को मौका देना चाहते थे, तो फिर आप क्या करेंगे? लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप से बच के रहे। ये कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, खतरनाक आदमी है, ये मामले को कहीं भी ले जाएंगे। अब इसमें जो है वो एक मरतबा फिर ये अमेरिका से, व्हाइट हाउस से खबर निकलती है, और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम जो है वो खबर देता है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गुस्सा है न्यूयॉर्क टाइम पे भी और CNN पे भी, वो इन दोनों को धमकियां भी लगाता रहता है, इनको दुश्मन भी करार देता रहता है। लेकिन लगातार ये अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की चीजें, ज्यादा चीजें नेगेटिव ही रिपोर्ट हो रही हैं। आजकल डोनाल्ड ट्रंप के सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। नाज़रीन, यहां जो है वो छोटी छोटी डेवलपमेंट पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें बन रही हैं इस वक्त। माहौल ही ऐसा है तो बड़ा मुहतात रहना पड़ता है। अभी एक पाकिस्तान में ईरानी सफीर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया जनाब कि जुमेरात को ईरानी वफद पहुंचेगा रात के वक्त, और फिर बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उससे बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि शायद ईरानी वफद नाराज हो गया है या हालात बदल गए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं, और पाकिस्तान की जानिब से गालिबन सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से रिक्वेस्ट की गई होगी कि आप इन चीज़ों को खुफिया रखें और ज़्यादा इसको पब्लिक ना करें, उससे जो है वो इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, तो इंफॉर्मेशन बाहर निकालने से गुरेज किया जाए। मुमकिन है कि ये चीज़ सिक्योरिटी रीजन की वजह से ही हुई हो, क्योंकि मुज़ाकरात तो होने चाहिए और इस्लामाबाद में होंगे तो पाकिस्तान को ज़रा इसका फ़ायदा भी होगा, पाकिस्तान जो है वो हाईलाइट होगा मज़ीद, और पाकिस्तान को इसमें आलमी सतह पे फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान ने अमन के लिए किरदार अदा किया। लेकिन इसराइल पूरी कोशिश करेगा, वो पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाएगा, वो इस जंगबंदी को मुतनाज़ बनाएगा, वो ईरान के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा। इस रीजन में कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, और याद रखिएगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर इस रीजन में कहीं पे होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएई में या बहरीन में हो सकता है, क्योंकि इन दो ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर कहीं और पे होगा तो वहां की गवर्नमेंट शायद सच बोल दे कि जनाब ये ऑपरेशन कैसे हुआ, या किसने किया, या ये धमाका कैसे हुआ, ये चीज कैसे हुई। लेकिन यूएई और बहरीन जो है उनके ताल्लुकात इसराइल के साथ अच्छे हैं। अगर अमेरिका सच्ची नीयत के साथ चाहता है जंगबंदी, तो उसके पास तो सारे वसाइल हैं, वो जंगबंदी कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रॉब्लम यह है कि ऐसा लगता है कि उन्हें खाना हजम नहीं होता जब तक दिन में वो 2-3 दफा धमकी ना लगा दें। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की जो ताजा धमकी है ये भी आप सुन लीजिए। ट्रंप ने कहा कि हतमी मुआहदे की पूरी तामील नहीं हुई तो शूटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि जब तक एक हकीकी और हतमी मुआहदा नहीं हो जाता तब तक पहले से तबाहशुदा दुश्मन के खिलाफ तमाम जरूरी इकदाम अमरीकी बहरी और हवाई जहाज और फौजी अमला, इजाफी गोला बारूद, हथियार और इसके लिए दरकार हर चीज के साथ ईरान के आसपास हम मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी वजह से मुआहदा नहीं होता, जिसके इम्कानात बहुत कम है, तो ऐसी सूरत में दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी जो पहले से कहीं बड़े पैमाने पर होगी। तो ट्रंप ने थोड़ी देर के बाद धमकी लगानी होती है। एक धमकी वो दिन में नेटो को लगाते हैं, एक आधी धमकी डोनाल्ड ट्रंप दिन में यूरोप को लगाते हैं, एक आधी धमकी डोनाल्ड ट्रंप दिन में अमेरिका के आसपास जो ममालिक हैं, कभी क्यूबा को लगा देते हैं, कभी इसको, कभी उसको, वेनेजुएला को, तो एक आधी धमकी वहां लगाते हैं और एक आधी धमकी जो है वो लगा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे इसको, ईरान को, और फिर माजी में वो और मुल्कों को भी धमकी लगाते रहे, कभी चाइना को, कभी रशिया को। तो डोनाल्ड ट्रंप जब तक धमकी लगाए ना, कोई भड़क ना मारे, मुझे लगता है उनका खाना हजम नहीं होता। यूरोपीय ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बात कही थी कि जब तक जंगबंदी नहीं होती हम अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने हुर्मुज़ में अपनी फोर्सेस को नहीं भेज सकते। लेकिन अब क्योंकि जंगबंदी है तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी शिद्दत के साथ यह कहना शुरू कर दिया है यूरोपीय ममालिक को, खासतौर पर जो नेटो के मेंबर हैं, कि आप अब अपनी फोर्सेस को भिजवाएं। अब इसमें जर्मनी से खबर रिपोर्ट हुई है उनके जरीदे में, और इस खबर के मुताबिक सदर ट्रंप ने यूरोपीय इत्तेहादियों को आबनाए हुर्मुज़ में बहरी बेड़ों की तैनाती समेत ठोस फौजी मदद फराहम करने के लिए डेडलाइन दे दी है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने यूरोपीय ममालिक को मुतला किया है कि तनाज़े के आगाज से अब तक किए गए महज सियासी वादे अब काफी नहीं है। मार्क रूटे ने यह अल्टीमेटम व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद पहुंचाया है। अब आप ये समझें कि इन 2 हफ्तों में अमेरिका की कोशिश होगी या तो जंगबंदी हो जाए, अमेरिकन मुतालबात के मुताबिक चीजें हल हो जाएं,
या दूसरा उनकी कोशिश होगी कि वो अपने पुराने इत्तेहादियों को घेर घार के आबनाए हुरमुज़ में और खलीजी ममालिक में जिस जिस जगह पे ज़रूरी है वो वहां पे तैनात कर दें, ताकि ये सारे ममालिक में इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। तो ज़बरदस्ती इन ममालिक को भी साथ लड़ाई में अमेरिका घसीट लेगा अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक चाल चली है। 2 हफ्ते का टाइम है इनके पास। देखना यह है कि हफ्ते वाले दिन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है और हफ्ते के दिन से पहले इसराइल ऐसा क्या कर पाता है कि वो मुज़ाकरात होने ना दे। नाज़रीन, पाकिस्तान से चंद छोटी छोटी खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो यह कि आज 9 अप्रैल है। 9 और 10 अप्रैल की रात को इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील की गई थी। एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर इन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक महाज बना दिया था। मैं उसका गवाह था, बहुत सारे और सहाफी, खासतौर पर शहीद अरशद शरीफ भी इसके गवाह थे। हमने सारी चीजें देखी थी। इस पर मैं नेक्स्ट एक वीलॉग करूंगा, तफसीलात आपके सामने बहुत सारी मैं ऐसी रखूंगा जो आपको वाकई में एक दफा हिलाएंगी कि इन्होंने कहा क्या था और हुआ क्या और किस तरीके से यह सारा कुछ किया गया। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डाटा भी जारी किया है और अभी तो और बहुत सारा डाटा आएगा। लेकिन मईशत की तबाही कैसे हुई है, जो शरह नमू थी तरक्की की वो 6.18% से कम होकर 3.09% पे आज 4 साल बाद। बेरोजगारी की शरह 6.3 से बढ़ के 7.1% तक है आज इतने सालों के बाद। 22 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब हो रही है। और 4.21% ज़रूरी तरक्की थी इमरान खान के दौर में, जो अब 1.51% है, बहुत कम, आधी से भी बहुत कम। और बजट खसारा जो है वो इमरान खान के दौर में 3,165 बिलियन रुपए था और आज 6,168 बिलियन रुपए है। लगभग डबल बजट खसारा भी 4 साल के बाद हो गया है। और पाकिस्तान के कर्जे जो है इन्होंने दुगने कर दिए हैं। मईशत का इन्होंने सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। तो ये मईशत की तबाही तो हुई है। ये तकाबली जायजा आप जब भी लेंगे आपको समझ आएगी कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान आगे नहीं गया बल्कि पाकिस्तान पीछे गया है। एक और स्टेटमेंट जो है वो सरकार की तरफ से आया कि 15-20 दिन में जो पेट्रोल है उस पर आवाम को रिलीफ मिलेगा। देखें, मेरा भी ये मुतालबा है, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। जब आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ था तो अजीबोगरीब तरीके से रातों रात कीमत बढ़ा दी गई थी। तब तो ये नहीं कहा था कि जनाब पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जब नया आएगा तो महंगा करेंगे। अब ये कह रहे हैं जनाब पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जब नया आएगा तो महंगा, तो सस्ता करेंगे। तो सस्ता करते हुए लंबा टाइम, महंगा करते हुए धड़ाधड़ आप महंगा कर देते हैं पेट्रोल। ये कौम के साथ ज्यादती है। कौम को जो है वो आप अपनी कौम समझें। ये लूट का माल नहीं है कि आप आ गए किसी ऐसी जगह पे जिस पे आपने कब्जा किया हुआ है। ये लूट का माल नहीं है। ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपने कब्जा किया हुआ और आप लूट मार करेंगे। तो कौम को अपनी कौम समझें, आप इन्हें रिलीफ दें। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इमरान खान के दौर से तो अभी भी बहुत कम है। तो आप कम से कम उतने का तो पेट्रोल बेचें जितने का इमरान खान बेच रहा था। चले उससे सस्ता ना करें, लेकिन आलमी मंडी में उससे सस्ता है तो आप पाकिस्तानी मंडी में उतने का ही बेच दें। लेकिन ये कहते हैं जी अभी भी 15-20 दिन लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत होश के नाखून लेगी और जल्दी पेट्रोल सस्ता करेगी। असद उमर साहब ने होश के नाखून लेने के हवाले से मुझे याद है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आप सुने, इसके बाद मैं वीलॉग खत्म करूंगा। ये आपने गौर से सुनना है असद उमर क्या कह रहे हैं और देखें पाकिस्तान के आगे निकलने का रास्ता भी यही है, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम खुला खत। ईरान जंग में जंगबंदी ने दुनिया भर में एक सुकून का एहसास पैदा किया है। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि यह जंगबंदी एक पायदार और मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील हो जाए। इस जंगबंदी को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया है। इसको मुमकिन बनाने में आपकी क़यादत काबिल तारीफ है। सबसे बढ़कर यह जंगबंदी और इस पर दुनिया भर में आने वाला इंतहाई मुस्बत रद्द-ए-अमल बशमूल आलमी मालियाती और अजनास की मंडियों के इस बात को जाहिर करता है कि अमन और इस्तेहकाम किस कदर फ़वाइद लेकर आते हैं। आलमी पजीराई और पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत एक शानदार मौका है, ऐसा मौका जिसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए रियासत और मुआशरे के तमाम शोबों में मुसलसल और मरबूत कोशिशों की जरूरत होगी ताकि कौमी तामीर नौ का अमल शुरू हो जाए जो हमें सलामती और खुशहाली की तरफ ले जाए। इन तमाम कोशिशों में सबसे अहम और फौरी जरूरत पाकिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। हमारी सियासत में शदीद तकसीम मौजूद है और रियासत और शहरियों के दरमियान एतमाद का फुकदान खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अगर इसका अजाला ना किया गया तो खदशा है कि यह पैदा होने वाला मौका आर्जी साबित होगा और हम एक बार फिर इस पर अफसोस करेंगे कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता था। बगैर किसी ताखीर के एक ऐसा इकदाम उठाया जाना चाहिए जिसके जरिए मुल्क को आगे बढ़ने के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाए, जिस पर तमाम अहम फ्रीकैन और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम यकीन रखें
और उसकी तायीद करें। वजीर आजम को इस इकदाम का ऐलान करना चाहिए और इसमें दर्ज झेल बुनियादी नुकात शामिल होने चाहिए। पहला, उन्होंने कहा कि इमरान खान और दीगर तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, तमाम सियासी जमातों के दरमियान मुकालमे का आगाज, ताकि एक नया मिसाक जमहूरियत तैयार किया जा सके। आइंदा इंतखाबात और इस्लाहात के लिए टाइम टेबल पर इत्तफाक, जिसमें इलेक्शन कमीशन की असर नौ तश्कील और इस अबूरी मुद्दत के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता इखलाक शामिल हो, जो अगले इंतखाबात से पहले नाफिज किया जाए। अगले इंतखाबात तक हुक्मरानी के ढांचे पर इत्तफाक, मंदरजा वाला तमाम इकदामात आइन के दायरे में रहते हुए किए जाएं। इस हकीकत को तस्लीम करते हुए कि मुल्क में हतमी इख्तियार पाकिस्तान के अवाम के पास है। पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि कौमी क़यादत मौके की नज़ाकत को समझे, जाती हत्ता के इदारा जाती मफादात से बालातर होकर मुल्क को तरक्की और शमूलियती खुशहाली के एक नए रस्ते पर डाले। मुझे यकीन है कि हमारे वो रहनुमा जो इस कौमी तामीर नौ के मुआहदे का हिस्सा बनेंगे, इनका नाम तारीख में इन मर्दों और औरतों के तौर पर लिखे जाएंगे जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को इस रस्ते पे डाल दिया जिसका ख्वाब बानियाने पाकिस्तान ने कायदे आजम की लीडरशिप में देखा था। अल्लाह आपको ऐसे फैसले करने की तौफीक दे जो पाकिस्तान के अवाम के बेहतरीन मफाद में हो। खैर अंदेश असद उमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है, अगर इसे कोई समझे तो पाकिस्तान का हल है इसमें। आप आज पाकिस्तान के अंदर सियासी बदलाबाजी बंद करें। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मार पड़ गई, पीपल्स पार्टी को बहुत मार पड़ गई, पीएमएलएन को मार पड़ गई, पीटीआई का भुड़कस निकाल दिया। अगर किसी को नहीं मार पड़ी तो वो एस्टेब्लिशमेंट है जो सबको बारी बारी मारती है। मेरे ख्याल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक हल निकालना चाहिए, सबको बैठकर फैसला करना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को अपनी इज्जत की खातिर वापस अपनी डोमेन में जाना चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ने देना चाहिए। आप हल निकालें, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान आगे चला जाएगा। आज भी ये मौका है। असद उमर ने जो बात की है ये बात गलत नहीं है, बस जिद छोड़नी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।